जो कि ये मुस्लिम लीडरों को उठाना चाहिए था। मुस्लिम लीडर किसी ने भी आवाज नहीं उठाया। 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए अगर किसी ने आवाज उठाया तो प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर जी है। फिलिस्तीन की जंग चालू हुई, गाजा पे बमबारी हो रही थी, ये वो शख्स है सबसे पहले जो आजाद मैदान में प्रोग्राम लिया और उसके लिए इसकी निंदा करी। तो मैं आज मुसलमानों को बोलता हूं कि आज तुम्हारे बीच में अगर कोई बोलने वाला है तो वो प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर है। आज से पहले 5 साल के बीच में हमने देखा कि हमारे लिए किसी कांग्रेस ने, किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाया। जब भी मुसलमानों पे कोई भी संकट पड़ा तो सब में पहले अगर किसी ने आवाज उठाया तो प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर है। जब इलेक्शन आता है तो हमको ऐसा क्यों लगता कि हमको अंदर खाली कांग्रेस दिखती है? हमें हमारे बुरे वक्त में कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी होती है? तो आप लोगों को ये चीज याद रखना चाहिए कि अगर हम वंचित को ताकत देंगे तो वंचित हमारे लिए हर जगह पे आवाज उठाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आने वाली 20 तारीख को जो इलेक्शन है, जो यहाँ उम्मीदवार दिया गया है संतोष अमूल्गे साहब, हमारी निशानी गैस का बाटला है। अगर हमारी सारी बातों को मनवाना है और मोहम्मद पैगंबर बिल को वजूद में लाना है तो हमें वंचित को लाना पड़ेगा। और आप लोगों से मेरी निवेदन है, विनती है कि आप लोग पूरी ताकत के साथ, ये किसी के बहकावे में मत आओ। ये जब इलेक्शन आता है तो सारे नेता उभर के आते हैं, मगर 5 साल तक के हमारे बुरे वक्त में अगर कोई खड़ा होता है तो वो अम्बेडकर घराना है। जब कोई बात होती है तो हम संविधान की दुआई देते हैं। संविधान, आज संविधान के रक्षक उनके वंश अगर हमारे बीच में है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या मुसलमान इतना एहसान फरामोश हो गया है कि आज यहाँ पे जगह नहीं रहना चाहिए था? आज मुझे अफसोस हो रहा है। अरे 48 सीटों में से आज एक भी सीट नहीं दी गई। 48 सीटों में से आज मुसलमानों को एक सीट भी नहीं दी गई। 3 सीट पे मुसलमानों को अगर किसी ने खड़ा किया तो प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर है। हमको बराबरी का हक दिया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दो और उसको वोट करो आने वाली 20 तारीख को। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। यानंतर या जिल्ह्याचे लोकप्रिय उमेदवार संतोषदादा अमूल्गे, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधित करावं। मंचावर उपस्थित आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर तसेच सर्व मान्यवर आणि इथे जमलेले वंचित बहुजन आघाडीचे युवा आघाडी, पॅरेंट्स बॉडी तसेच सर्व सदस्य यांना मानाचा जय भीम। मी संतोष आंबेडकर गेले 8 वर्ष साहेबांवर काम करतोय। साहेबांनी मला लोकसभेची उमेदवारी दिली त्यामुळे मी त्यांचे आभार मानतो। साहेब, इथे फक्त सर्वात मोठा एकच इकडची समस्या आहे तो SRAचा आहे। जिथे ही सभा होते आंबेवाडीमध्ये गेल्या 17 वर्ष इकडच्या लोकांचं पुनर्वसन थांबले। इकडचा बिल्डर श्रीलिंग हा बिल्डर आहे आणि हा तो काहीच शिवालिंग हा बिल्डर आहे। तो त्यांना काही अजून जागा देत नाहीये। 17 वर्ष झाली इथे पाटीलनी 2 महिन्यापूर्वी इथे आग लागली होती। पोलिसांनी वंचितांनी इथे मोर्चा काढला होता, त्यावेळेसही त्या बिल्डरवर FRI यांनी घेतली नाहीये। तर हा इकडचा महत्वाचा मुद्दा आहे। इकडच्या लोकांनी अगर वंचित बहुजनना भरघोस ओटांनी सत्तेत पाठवलं तर हा प्रश्न आम्ही नक्कीच मार्गी लावू। इथेच थांबतो। जय भीम, जय संविधान। या जिल्ह्यामध्ये 2 प्रस्थापितांच्या विरोधात एक वंचितचा उमेदवार आहे। या ठिकाणचे असणारे उज्ज्वल निकम हे जळगावचे आहेत। जळगाववरनं त्यांना इकडे पार्सल पाठवलंय। ते पार्सल आपल्याला पुन्हा एकदा जळगावला पाठवायचंय आणि धारावी सोडून जे उत्तर मध्य मुंबईमध्ये जिल्ह्यामध्ये आलेले आहेत ते धारावी नक्की अदानीच्या घशात घालण्यासाठी ते इकडे आलेत का, हा प्रश्न आपल्याला धारावीच्या वर्षाताईंना विचारायचा आहे आणि त्यांना पुन्हा एकदा धारावीमध्ये पाठवून द्यायचंय आणि या जिल्ह्यातनं एकमेव स्थानिक उमेदवार संतोष अमूल्गे यांना निवडून द्यायचंय। एकदा जोरदार घोषणा द्या, वंचित बहुजन आघाडीचा। यानंतर या महाराष्ट्राचे एक प्रगल्भ नेतृत्व सर्वजित दादा बनसोडे, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधित करावं।
वंचित बहुजन आघाडी उत्तर मध्य मुंबईचे आपले अधिकृत उमेदवार संतोष अमुलगेजी यांच्या प्रचारासाठी आयोजित आजच्या या जाहीर सभेला प्रामुख्याने उपस्थित या देशातल्या तमाम वंचित बहुजन शोषित आदिवासी पीडित या सर्व बहुजन समाजाचा आधारस्तंभ आपलं कवच कुंडल श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर या विचार मंचावर उपस्थित पक्षाचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, वेळेचं भान लक्षात ठेवून मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करेल, आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे आदरणीय साहेबांच्या अनेक सभा आहेत, त्यामुळे आदरणीय बाळासाहेबांमध्ये आणि तुमच्यामध्ये मी सुद्धा अंतर घेणार नाही, परंतु या उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघामध्ये 1952 ला स्वतः बाबासाहेब आंबेडकर निवडणूक लढले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना त्याही काळामध्ये पराजित करणारी काँग्रेस पार्टी, बाबासाहेब आंबेडकर भंडाऱ्यामध्ये लढले, भंडाऱ्यामध्ये सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांना पराजित करणारी काँग्रेस पार्टी, ज्या काँग्रेस पक्षानं पदोपदी या देशाच्या संविधान निर्मात्या बाबासाहेब आंबेडकरांना वारंवार अपमानित करण्याचं काम केलं, म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या वंचित बहुजन समाजाला चेतावणी दिली. आपल्यातल्या अनेक लोकांना हे माहित नसेल, बाबासाहेब आंबेडकरांनी चेतावणी दिली की माझ्या जिवंतपणी तर सोडा, मी मेल्यानंतर सुद्धा तुम्ही काँग्रेसचे 4 आण्याचे सुद्धा सदस्य बनू नका. या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चेतावणीला आमच्यातल्या काही लोकांनी बदल दिलेली आहे. मी त्या लोकांना प्रश्न विचारतोय, जी माणसं काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये फरक करतात, या दोन पक्षांना वेगळा पक्ष मानतात, त्या तमाम माझ्या उत्तर मध्य सगळ्या बांधवांना विनंती आहे की भाजपा निकम्मी है तो काँग्रेस उसकी मम्मी है. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये फरक नाही आहे. तू माझी पाठ खाजो, मी तुझी पाठ खाजवतो, दोघही चोर चोर मोसरे भाई आहेत. या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जेव्हा जात आणि धर्माच्या नावावर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या मुस्लिम बांधवांच्या हत्या चालू होत्या, औरंगजेबाच्या नावावर, टिपू सुलतानच्या नावावर, कुठं भोंग्याच्या नावावर, कुठं लव जिहादच्या नावावर महाराष्ट्रभर जेव्हा मुसलमानांच्या हत्या चालू होत्या, तेव्हा कुठं होते काँग्रेसचे बदमाश, तेव्हा कुठं असतात वर्षाताई गायकवाड, तेव्हा कुठं असतात उज्ज्वल निकम आणि भारतीय जनता पार्टीचे लोक, जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये मुसलमानांची हजारो पोरं जेलमध्ये डांबली जातात. सातारा जिल्ह्यातल्या पुसेसावळीमध्ये एक मुसलमानाच्या तरुण मुलाचा खून केला जातो. नांदेडमध्ये अक्षय भालेराव नावाच्या एका बौद्ध तरुणाचा खून केला जातो. तेव्हा कुठं असतात भाजपचे आणि काँग्रेसचे नेते? अरे मुस्लिम आणि बौद्ध असतील या महाराष्ट्रातले आदिवासी भटके यांचे जेव्हा मुर्दे पडतात, खून होतात, तेव्हा त्यांचा आवाज बनून एकच नेता उपस्थित असतो, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर. त्यामुळे मी आपल्या तमाम लोकांना विनंती करतोय, मला आदरणीय साहेबांमध्ये आणि आपल्यामध्ये जास्त अंतर घ्यायची इच्छा नाही आहे, पण तुम्हा सगळ्यांना माझी विनंती आहे की जाकर ना तू गैरों की दावत में जाकर ना तू. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तुमच्या माझ्यासाठी छातीची ढाल करून या हुकुमशाही मोदी आणि अमित शहाच्या विरोधामध्ये कुठलाही नेता आवाज उचलणार नाही. काँग्रेसचे सगळे नेते ईडी सीबीसीआयडीच्या भ्रष्टाचारामध्ये अडकलेले आहेत. कोणताही काँग्रेसचा नेता मुस्लिमांवर असेल, आदिवासींवर असेल, दलितांवर असेल, ज्या ज्या वेळेला अन्याय अत्याचार होतात, कोणताही नेता मैदानात उतरणार नाही. त्यामुळे आपल्या सर्वांना माझी विनंती आहे, खास करून आपण सर्व या गोष्टीचा बारकाईने विचार करा की जी माणसं ज्यांनी आजपर्यंत पंजाचं, कमळाचं, छक्क्याचं बटन दाबलं, त्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे, हे बटन दाबणं नाही आहे, तुम्ही फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचा गळा घोटण्याचं पाप तुमच्या हातून काही वर्षापूर्वी झालेलं आहे. तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, फुल्यांच्या विचारांचा जयघोष करता, पण निवडणुका आल्याच्या नंतर जर
त्यांच्या पाठीमागं काही बाणगुळं फिरत असतील तर त्या सगळ्या लोकांना मला एवढंच सांगायचं आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये स्वतःच्या ताकदीवर स्वतःचं स्वाभिमानाचं राजकारण उभं करणारे नेते श्रद्धे बाळासाहेब आंबेडकर आहेत. त्यामुळे बाळासाहेब आंबेडकरांची ताकद वाढवायची असेल तर 20 तारखेला बटन गॅस सिलेंडरचं आपण दाबणारे आदरणीय साहेबांना वचन द्या. हात वरी करून बाळासाहेब आंबेडकर संघर्ष करो. गॅस सिलेंडरचं बटन दाबणं म्हणजे काँग्रेसच्या आणि भाजपच्या रानभोक्यांचा गळा दाबल्यासारखा आहे. या सगळ्या बदमाशांचा गळा दाबण्याचं काम येत्या 20 तारखेला तुम्ही सर्व लोक कराल एवढीच विनंती करतो. आणि ज्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचा फुल्यांचा विचार सोडून काँग्रेस सारख्या बदमाश लोकांच्या नादी लागलेल्या लोकांना मला एवढंच सांगायचं आहे, जे आमदार झाले, खासदार झाले, मंत्री झाले आणि आम्हाला आता शहाणपण शिकवतात आंबेडकरी चळवळीचं आणि संविधानाचं. अरे बाबासाहेबाला संविधान समितीत न जाऊन देणारे तुम्ही, बाबासाहेब आंबेडकरांना वारंवार अपमानित करणारे तुम्ही, आणि आज तुम्ही काय सांगताय? बाळासाहेब ठाकरेंचं पोरग संविधान वाचवणार अशी महाराष्ट्रात काही माणसं चर्चा करतात. शरद पवार संविधान वाचवणार. अरे या देशामध्ये भीमा कोरेगावचा इतिहास आपला आहे. आम्ही पेशवाई गाडलेली आहे आणि ही आधुनिक पेशवाई सुद्धा श्रद्धे बाळासाहेबांच्या नेतृत्वात गाडली जाणार आहे. या महाराष्ट्रामध्ये आपणच लढतोय. बाळासाहेबच आंबेडकर एकमेव नेते आहेत जे या ठोसपणे या बदमाशांच्या विरोधात लढत असतात. म्हणून मी शेवटी एकच विनंती करतो आपल्या सर्वांना की बेईमान कौम से खुलेआम हो गए, सफर में सियासत के जो नाकाम हो गए और खुर्चियों के चक्कर में जो नेता बिक गए वो तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गए. हे मंत्री झाले तरी साहेब यांना कोण कुत्र महाराष्ट्रात किंमत देत नाही, पण बाळासाहेब आंबेडकर महाराष्ट्रातले देशातले एकमेव नेते आहेत. ते मंत्री पदाला ठोकर मारून स्वाभिमानाचं राजकारण करणारे श्रद्धे बाळासाहेब आंबेडकर आहेत. तुम्ही सर्वजण फक्त आता 4 दिवस 3 दिवस बाकी आहेत. तुम्ही सगळेजण 3 दिवस घराघरामध्ये जाणार. वचन द्या साहेबांना, घराघरामध्ये जाणार, प्रत्येक कुटुंबासोबत संवाद साधा आणि 20 तारखेला गॅस सिलेंडरचं बटन दाबून वंचित बहुजन आघाडीला प्रचंड बहुमतानं निवडून आणणार अशी मी आपल्या सगळ्यांकडून एक वचन घेतोय. परत एकदा घोषणा देऊया, बाळासाहेब आंबेडकर संघर्ष करो. फक्त दोन्ही मुठी आवळून साहेबांना वचन द्या की आम्ही या 5 दिवसामध्ये या सगळ्या मतदारसंघातल्या घराघरामध्ये पोहोचणार. वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा. जय भीम, जय शिवराय, खुदाहाफिज. दादाने आता उल्लेख केला भीमा कोरेगावचा, तर स्वतःला बौद्ध म्हणून घेणाऱ्या वर्षा गायकवाड त्यावेळेस या समाज कल्याणच्या खात्याच्या मंत्री होत्या. एकही बौद्ध तरुणासाठी स्वतः बुद्धिस्ट असणाऱ्या वर्षा गायकवाडने भीमा कोरेगावमध्ये कुठल्याही मुलांना कुठल्याही पद्धतीची मदत केली नाही. फेलोशिपसाठी बार्टीचे विद्यार्थी तब्बल 3-3 महिने आझाद मैदानावरती उपोषणासाठी बसतात. त्यावेळेस वर्षाताई गायकवाड गायब असतात आणि निवडणुका आल्यानंतर त्यांना स्वतःची जात आठवते आणि जातीच्या नावावरती माती खाणारे हे लोक आम्हाला शहाणपण शिकवतात की आम्हाला पाठिंबा द्या म्हणून. बाळासाहेब आंबेडकर एकमेव नेते त्या देशातले की न मागता काँग्रेसला 7 ठिकाणी पाठिंबा देऊन टाकलाय. कोल्हापूरमध्ये शाहू महाराजांच्या वंशजाला देखील खुलेआम पाठिंबा देऊन टाकलाय. या ठिकाणी या देशाचे नेते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर या सभेला संबोधित करतील. सगळ्यांनी जोरदार टाळ्याच्या गजरात त्यांचं स्वागत करावं. जोपर्यंत साहेब बोलत नाही तोपर्यंत टाळ्या चालू राहतात. संतोष आमुलगे यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने मी आपल्या समोर या ठिकाणी उभा आहे. हा जो बोर्ड आहे शिवालिक, माझ्या अंदाजाने 10 वर्ष जुना बोर्ड आहे.
आणि तरीही मुंबईतल्या असणाऱ्या SRAच्या जागेंचा प्रश्न लोंबकळत पडला अशी परिस्थिती आहे. उमेदवारांनी आपल्या समोर या ठिकाणी मांडलेला आहे. सत्ता ही मग भारतीय जनता पक्षाची आहे किंवा इथला असणारा काँग्रेसची आहे. सगळ्यांचा असणारा जो डोळा आहे तो झोपडपट्टी खालच्या जमिनीवरचा असणारा डोळा आहे. पण कोणालाही असं वाटत नाही या मुंबईमध्ये राहणारा हा जो झोपडपट्टीतला माणूस आहे, स्लम मध्ये राहणारा माणूस आहे, त्याला नवीन घर देत असताना ब्रिटिशांची पॉलिसी जी आहे ती आपण तोडली पाहिजे. ब्रिटिशांनी असताना ज्यावेळेस मुंबईमध्ये गिरणी उभ्या केल्या, कारखाने उभे केले, त्यावेळेस त्यांना मजुरांची गरज होती आणि मग मजुरांची गरज होती तर मजुराला राहण्यासाठी घर पाहिजे आणि त्या घरासाठी असताना त्यांनी मग BDDच्या चाळी बांधल्या, नायगावला बांधल्या, वरळीला बांधल्या, शिवडीला बांधल्या, अनेक ठिकाणी त्यांनी बांधल्या. त्याही चाळी बांधलेल्या आपण असताना बघितल्या आणि जे कोण असणारा जेलमध्ये जाऊन आला असेल तर त्याला त्या खोल्यांची आणि जेलची असणारी अवस्था सारखी अशी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसते. ब्रिटिश निघून गेले, आपण स्वतः राज्य करतोय. पण आपण स्वतः राज्य करत असताना या ठिकाणी झोपडपट्टीतल्या माणसाला मानाने आणि सन्मानाने जगता यावं म्हणून आपण असताना अनेक वेळा शासनाकडे आंदोलन केली, सगळ्याच गोष्टी केल्या आणि किमान 500 स्क्वेअर फुटाचं घर आपण द्यावं अशी असताना मागणी होती. परंतु पुन्हा नवीन खुराडे, म्हणजे मी BDD चाळीला असणारा खुराडा म्हणतो, कोंबड्यांचा खुराडा जसा असतो तसं माणसांचा खुराडा तो होता. आता आपण बघत असाल की नव्याने खुराडा थोडासा मोठा त्या ठिकाणी बांधून देतात आहेत. त्याच्या पलीकडे झोपडपट्टीमध्ये किंवा स्लम मध्ये राहणाऱ्या माणसाला मानाने सन्मानाने जगता यावं, व्यवस्थित जगता यावं, एवढं स्क्वेअर फूट पहिल्यांदा आम्ही त्यांना म्हणतोय तुम्ही ठरवा. पक्षाच्या वतीने आम्ही असणारा भूमिका त्या ठिकाणी मांडली की 500-550 स्क्वेअर फुटाचं घर हे त्याला मानाने सन्मानाने त्या ठिकाणी जगता येईल. ही बांधत असताना या प्रायव्हेट कंपन्यांना कशासाठी देतात? माझा प्रश्न आहे की तुम्ही ह्या प्रायव्हेट कंपन्यांना कशासाठी देताय? येतानाच आपल्याला असताना माडा, महाराष्ट्र हाऊसिंग डेव्हलपमेंट बोर्ड हे आपल्याला लागतं. माडाकडे असताना तुम्ही बांधायला दिलं तर इथल्या असणाऱ्या स्लम मध्ये राहणाऱ्या माणसाला एक शाश्वत असते की मी सरकारच्या विरोधात लढू शकतो आणि मला पाहिजे ते त्या ठिकाणी मिळवू शकतो. गेल्या 3-4 वर्षामध्ये जे काही लढा आमचा असणारा सुरुवात झालाय तो हा की अमुक असणाऱ्या बिल्डरने गेल्या 2 वर्षाचं भाडंच दिलं नाहीये, अमुक यांनी असणारं कामच सुरुवात केलेलं नाहीये आणि त्याच्या विरोधातला असणारा हा लढा असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. हा लढा आपल्याला कायमचा संपवायचा असेल, हा लढा आपल्याला असणारा कायमचा संपवायचा असेल तर संतोष आमुलगे यांना असणारा आपण मतदान करून आम्ही सत्तेतल्या विचाराचा बदल हा घडवला पाहिजे. मित्रो, आज एका बाजूला मोदींची सभा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला असणारा शरद पवारांची सभा. दोघंही मुडा कुस्ती आहेत असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. लोकसभेचे संपलं रे संपलं की हे दोघंही भारतीय जनता पक्षाबरोबर समझोत्यामध्ये असतील आपण असणारं लक्षात घ्या. मी इथल्या असणाऱ्या मुस्लिम समाजाला असणारं आवाहन करतोय कि सोच के आप मतदान करें. खिलाफत हाउस में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम, मुझे पता नहीं कौन है क्या है, लेकिन उन्होंने कई पार्टियों को बुलाया जिसमें वंचित को भी उन्होंने निमंत्रित किया
और वंचित को निमंत्रित करते हुए उन्होंने 4 मुद्दों के बात वहां पर कही कि भाई इस देश में जो है 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, उस वक्त का भारत जैसे था वैसे की वैसे रहना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि भैया वो जो 1951 में 1991 में वर्शिप एक्ट जो मंजूरात हुआ था, और वो मंजूरात हुआ वर्शिप एक्ट में खाली अयोध्या को छोड़ के बाकी की जैसी 15 अगस्त 1947 को जो भूमिका थी वो भूमिका वैसी की वैसी रहनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं ये जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया ये हैम कानून है। शायद इसका अगर अमल होता और कांग्रेस पार्टी इसको सरकार के सामने लाती कि भैया ये कानून बना है, तो शायद मैं समझता कि ज्ञान व्यापी का इशू इतना बढ़ता नहीं कि जितना आज बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस कतराती है इन बातों को उठाने से, और कांग्रेस ये जो है वो इन बातों से बीजेपी से इसलिए डरती है क्योंकि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे खड़गे हो, इनकी इंक्वायरी शुरुआत है और कहीं इनको डर है कि भी हमने मोदी और बीजेपी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो हो सकता है कि हमारी हालत केजरीवाल जैसी है, हमारी हालत केजरीवाल जैसी हो। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए आपका बलि चढ़ा रहे। अगर वो आपका बलि नहीं चढ़ाते तो मैं समझता कि आप जो मुसलमानों की मांग थी कि भैया 21 राज्यों में कम से कम हमको 10 सीटें मिलनी चाहिए, कांग्रेस ने एक भी सीट मुसलमानों की सीट वहां पर दी नहीं है, और फिर भी कहते हैं कि नहीं हम जो सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर रहना चाहते। जबानी सेक्युलरिज्म और हकीकत की सेक्युलरिज्म इसमें अंतर है। जबानी तो कौन भी कह सकता है, जैसे मैंने कहा कि वहां की जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की बात थी, उनका आखिरी जो था कि भैया हम आपको वोट देना चाहते। उन्होंने कांग्रेस से भी कहा कि हम आपको वोट देना चाहते। उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे से भी कहा कि हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन आपसे एक आश्वासन चाहते हैं, जो उन लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी से भी मांगा और कहा कि जीत के आने के बाद आप 5 साल बीजेपी के पास नहीं जाओ। जीतने के बाद आप 5 साल बीजेपी के साथ नहीं जाओ, आप लिखित दीजिए। अगर आप लिखित देते हैं तो हम यहां मुसलमानों को कहते हैं कि बिना हिचक के आप इनको वोट देते। लेकिन उद्धव ठाकरे की सेना ने वो लिख के दिया नहीं है। कांग्रेस अपने आप को कमिट करने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जहां लिखित स्वरूप से आश्वासित नहीं किया जा रहा, लिखित स्वरूप से जहां पर आश्वासित नहीं किया जा रहा, 5 साल के लिए आप विश्वास कैसे कर सकते हो? क्योंकि 5 साल की हुकूमत यहां पे चली। 5 साल की हुकूमत में जो है ज्ञान व्यापी है, उसके बाद में मथुरा है और कई चीजें हैं। क्या मुसलमान इन चीजों में जूझता रहेगा? क्या एक तरफ की मुसलमान जो है वो अपनी जिंदगी अश्लील जिंदगी जीना चाहेगा? मैं आप लोगों से आगाह करता हूं यहां पर, इस संतोष अमूल्य जो है वो बुद्धिस्ट है, रिलीजियस माइनॉरिटी से है, वो अपनी हिफाजत और यहां दूसरे माइनॉरिटी की हिफाजत करने के लिए पार्लियामेंट में भेजे गए, तो वो सरकार को दिखाएंगे कि भैया ये जो कोर्ट बिना वजह से ज्ञान व्यापी हो या दूसरे केसेस जो ले रही है, पार्लियामेंट ने कानून मंजूरात की है कि इस पर कोई विवाद नहीं होगा, और कोर्ट को आप डायरेक्शन दीजिए कि इन विवादों पर कोई चर्चा न होगी और ना कोई केस चलेगा। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं ये मान के चलता हूं
कि कुछ लोगों की या तमाम नॉन मुस्लिम दल जो है एक सीमा तक, एक मर्यादा तक वो मुसलमानों के हक तक बात कर सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस कानून बताने के लिए कि वह पार्लियामेंट ने 1951 में रिलीजियस वर्शिप एक्ट मंजूरात की है और उस एक्ट के मुताबिक अयोध्या की जगह को छोड़ते हुए बाकी के जो मंदिर जैसे, मस्जिद जैसे, गुरुद्वारा जैसे, विहार जैसे, वो वैसे की वैसे रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो कानूनी मंजूरात दी है, संवैधानिक मंजूरात उसको दी है, उसको अमल करना, ये मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में करने के लिए एक माइनॉरिटी का ही आदमी जरूरत है। और इस माइनॉरिटी की परिस्थिति को देखते हुए हमने जो है संतोष अमूल्य को यहाँ पे खड़ा किया है। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं यही कहूंगा मुस्लिम समाज से कि आज शिकायत है कि हमको उम्मीदवारी नहीं दी गई। मुंबई में जो है वंचित बहुजन आघाड़ी से 3 मुस्लिम उम्मीदवार हम लोग ने इकट्ठा किए हैं। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वंचित बहुजन आघाड़ी के पास कम से कम 2 लाख वोट है अपने जो उम्मीदवार को मिलेंगे। दूसरे जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर उज्जवल निकम है, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं अखबार में पहले ही कह चुका हूं कि जिन्होंने 26/11 की केस चलाते समय ईमानदारी नहीं बरती। मैं इसलिए कि ईमानदारी की बात कर रहा हूं क्योंकि जिन पर फांसी की सजा हुई, अबू इस्माइल और कसाब पे जो फांसी की सजा हुई, उस फांसी के की वजह जो दी थी उसमें कहीं भी हेमंत करकरे हो, सालस्कर हो, कामते हो और उनके साथ में 4 पुलिस सिपाही जो थे उनका नाम और जिक्र कहीं दिखाई नहीं देता है। ये सरकारी अधिकारी थे। इस सरकारी अधिकारी का फिर मैं पूछना चाहूंगा कि इनको गोली किसने मारी? अगर जो आतंकवादी आए थे उन्होंने अगर गोली नहीं मारी है तो फिर किसने? जब तक मैं कहता हूं कि उज्जवल निकम इस बात का जवाब नहीं देते, तब तक मैं कहूंगा कि कोई भी उज्जवल निकम को वोट ना दे, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर जाना है तो देश के साथ वफादारी और ईमानदारी बरतनी होती है। देश के साथ में वफादारी और ईमानदारी बरतनी होती है। जहां एक केस कंडक्ट करते समय आप ईमानदारी और वफादारी नहीं दिखा सकते हो तो देश के साथ भी क्या दिखा सकते हो? मैंने इसलिए उनसे ऐलान किया कि क्या आप पर कोई दबाव था कि जिसने ये आपको बात छुपाने की, कांग्रेस का राज था उस वक्त। विलास साहब देशमुख को जो है मैंने पूछा, क्योंकि वो उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, तो मैंने कहा बात हम लोग को सुनते आ रही है कि ये जो अधिकारी को गोलियां लगी है, ये गोलियां आतंकवादियों की गोलियां नहीं है और कहीं की है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रकाश भाई आपसे तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है सोनिया गांधी को जो है मैंने उनको सभी बातें बता दी है और वो जैसा कहेंगे वैसा हम यहाँ पर कहेंगे। दोस्तों, इस मामले में सरकार में उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी था। दूसरे विरोधी दल जो है, ये विरोधी दल बीजेपी थे। और हेमंत करकरे का इतिहास अगर हम लोग देखें तो उन्होंने पर्दाफाश किया था। पर्दाफाश ये किया था कि भाई यहां का जो आतंकवादी है और जो ज़हनियत लोगों की बनाई गई थी कि मुस्लिम यहां का जो आतंकवादी है, उन्होंने मालेगांव के ब्लास्ट के माध्यम से, नांदेड़ के माध्यम से
जालना के माध्यम से उन्होंने कई जगह के माध्यम से उन्होंने ये बताया था, या कबूतरखाने का ब्लास्ट जो हुआ उससे उन्होंने बताया था, या गिरगांव का जो ब्लास्ट हुआ था उससे उन्होंने ये बताया था कि इस आतंकवाद में और कई लोग हैं कि जिनकी शक्ल खुलनी चाहिए और सामने आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने एक बार लोगों के सामने कहा। मुसलमानों को बचाने की जो बात है और आरोप से बचाने की बात जो है, ये मैं समझता हूं कि हेमंत करकरे ने बड़ी खूबी से मुसलमानों को बचाया। आज मैं मान के चलता हूं, कई साल हो गए, मुझे कई लोग बोलते कि कई साल हो गए, उसके बाद भी ये इशू उठ रहा है। मैं उनसे यही कह रहा हूं कि मेरे दादा ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश की आजादी जो बरकरार नहीं हुई और हर बार हम लोग होते रहे, उसके लिए इस देश में कोई ना कोई तो भी जयचंद पैदा होता रहा, और ये जयचंद जो है हमेशा फितूर होता रहा, और अलग ताकतें जो है, देश के विरोधी ताकतें जो है, उनके साथ में मिलते थे और इस देश को गुलाम बनाते थे। आज दोबारा वही दिखाई दे रहा है कि अधिकारी गुजरते हैं, अधिकारियों के शरीर से जो गोलियां निकलती है, ये गोलियां टेररिस्ट के बंदूकों से मिलती जुलती नहीं है, और फिर सरकार इस पर कोई भी जांच नहीं बैठाती भैया इसमें और कोई व्यक्ति है या नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं, तीनों का राज उस वक्त से आज तक चला है। इस मुद्दे को, अहम मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने के लिए मौका देना चाहिए, और संतोष अमोलगे के माध्यम से ये उठाने का मौका मिलेगा। और मैं मुस्लिम समाज से यह कहूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हेमंत करकरे को, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। शहीद हो गए, शहीद का खिताब तो सरकार ने उनको दे दिया, लेकिन उसको शहीद किसने किया, ये अब गुलदस्ते में है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस है, एनसीपी है, बीजेपी है, तीनों मिले हुए, और इसलिए आज कितने भी वो दिखा रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, मैं समझता हूं ये अलग अलग नहीं है। जब हम लोग की बात आई, वंचित आघाड़ी जो है महाराष्ट्र आघाड़ी के साथ जाना चाहती थी, तो हम लोग ने कहा सीटों का मामला बहुत छोटा मामला है, हम लोग जिसके वोट लेने वाले हैं वो सेक्युलर वोट है, और इस सेक्युलर वोटों को हमने आश्वासित करना चाहिए कि अगर हम जीत के आए तो बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि ये हर राजनीतिक दल लोगों को आश्वासित करे कि हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जिनके खिलाफ इंक्वायरी चली थी, जिनको डर था कि हमको अरेस्ट हो जाएगा, वो अपने आप को बचाना चाहते थे, और इसलिए बोले इसको अगर रखेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ रखेंगे, तो ये हमसे लिखवा ही लेंगे, और अगर लिखवा दिए तो हो सकता है कि इलेक्शन के पहले ही हम पर कार्रवाई हो जाए। दोस्तों, बहुत सारी बातें जानता हूं, लेकिन खुल के नहीं कह सकता हूं, मजबूरी नहीं है, लेकिन वक्त की तकाजत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, यह एक बहुत भीमा कोरेगांव के बाद में जो है एक बड़ा सैलाब बंबई में खड़ा हुआ, पुलिसों ने यहां पर जो है कार्रवाई की, कोमिंग ऑपरेशन किया। शरद पवार ने एक लेटर भी लिखा उद्धव ठाकरे जी को कि गलत तरीके से इंक्वायरी गई है, सही तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता आने के बाद, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस उस इलाके में शामिल थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी भी शरद पवार का जो लेटर है वो कैबिनेट में चर्चा में नहीं लिया। जो लोग आज कह रहे हैं कि हम लोग दलित हैं और दलित की वजह से हमको वोट दो,
ऐसी जो मांग चल रही है, मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आपने इसको कैबिनेट में क्यों नहीं उठाया, इसका जवाब पहले दीजिए और फिर दलित के नाम पे आप वोट मांगे। दोस्तों, आपको एक कार्यकर्ता संतोष अमूल्य के रूप में है कि जो यहाँ कई सालों से चाहे स्लम का इशू हो, चाहे अत्याचार का इशू हो, चाहे राशन कार्ड का इशू हो या और कोई इशू हो, उसमें लड़ता रहा है, झगड़ता रहा है और आप लोगों के साथ में रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वो हमेशा सत्ता में रहे, वो हमेशा सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद सत्ता का उपयोग अपने लिए ही किया, दूसरों के लिए किया ही नहीं। ऐसी एक परिस्थिति है, ऐसी एक परिस्थिति है। आपको कार्यकर्ता चुनना है या सत्ता की लालच में बैठे हुए व्यक्तियों को चुनना है, यह फैसला आपको 20 तारीख को देना है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं यहां के मुसलमानों को उम्मीद करता हूं कि आपको बीजेपी को हराने के लिए 454 सीटों में से 544 सीटों में से 500 सीटें हैं। बंबई की ये जो 4 सीटें हैं, ये 4 सीटों पर माइनॉरिटी के उम्मीदवार हैं। अगर ये चारों माइनॉरिटी के उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं और आपकी बदौलत अगर जीत जाते हैं, तो मान लीजिए उस पार्लियामेंट में माइनॉरिटी का इशू बगल दे दें या उसकी दखल न दे दें, पार्लियामेंट को भी काफी बड़ी हकीकत करनी होगी या उसको कीमत वहां पर देनी होगी। पार्लियामेंट आसानी से उसको बगल नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये 4 मेंबर जो है इकट्ठा अगर पार्लियामेंट में चले गए, ये 4 मेंबर अगर इकट्ठा पार्लियामेंट में गए तो वहां चारों मेंबर जो है अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जैसे हम लोग रास्ते पे चिल्लाते हैं, जैसे हम लोग रास्ते पे चिल्लाते हैं, वैसे वो पार्लियामेंट में चिल्ला के देश के सामने ये माइनॉरिटी का सवाल है, ये अल्पसंख्यकों का सवाल है और पार्लियामेंट ने इस पर भूमिका लेनी चाहिए और उनको न्याय देना चाहिए। ये आवाज उठ सकती है और इस आवाज उठाने के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि संतोष अमूल्य, इनकी निशानी गैस सिलेंडर है, इनकी निशानी गैस सिलेंडर है। मैं मुस्लिम समाज से कहूंगा कि हिजाब का इशू हो, कांग्रेस ने उठाया, या औरंगजेब का इशू हो, कांग्रेस चुप रही, या और कई मुसलमानों के मसले हो, उस पर कांग्रेस हमेशा चुप रही। उसकी वजह यह है कि उस सदन में पार्लियामेंट में एक भी माइनॉरिटी का उम्मीदवार ओवैसी के अलावा उठाने के लिए उस सदन में नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति, ये अगर 4 जाते हैं तो 5 हो जाते हैं और 5 जो है वो अपनी बुलंद आवाज वहां पर उठा सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति। इसलिए दोस्तों, अगर ये चारों माइनॉरिटी के कैंडिडेट जीत जाते हैं तो मान लीजिए आप परिस्थिति बदल सकते हैं। 1990 में वीपी सिंह की सरकार जब उसके ले आए थे उस इलेक्शन में, उस इलेक्शन के वक्त में हम लोग ने मुस्लिम समाज, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज से कहा था एक नया दौर शुरुआत होने जा रहा है। तो मुस्लिम समाज पूछ रहा था कि क्या नया दौर शुरुआत हो रहा है। तो हम लोग ने उनसे कहा कि आज तक सत्ता जो है सवर्णों के हाथ में रही, आज तक जो है वो सत्ता सवर्णों के हाथ में रही। पहली बार सत्ता जो है वो ओबीसी के हाथ में जा रही है, पहली बार जो है ओबीसी के हाथ में सत्ता जा रही है। और अगर आप इन ओबीसीओं के साथ जुड़ जाते हो, अगर आप ओबीसी के साथ में जुड़ जाते हो, तो यहां जो दंगा करने वाले हैं वो और जिन पर दंगा होते हैं वो एक साथ आ जाएंगे और दंगों की राजनीति जो है वो बिहार और यूपी से खत्म होगी। ऐसी एक परिस्थिति है। वीपी सिंह की सत्ता आने के बाद यहां दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से
दंगों की राजनीति खत्म हुई, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति शुरुआत हुई। समाज बदल चुका, समाज जो है बदल चुका, दंगों की राजनीति से बाहर निकला और दंगों से राजनीति से बाहर निकलकर मुस्लिम और ओबीसी का एक नया रिश्ता वहां पर शुरुआत हुआ। यही मुस्लिम और हिंदू अलग अलग रहे, इसलिए बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति शुरुआत हुई। ऐसी परिस्थिति मैं आज आपसे वही कहने जा रहा हूं कि राजनीतिक दल जो है वो मुसलमानों को उम्मीदवारी देने से कतरा रहे। बीजेपी का डर है, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि हम बिना मुसलमान के वोट के हम लोग जीत के आएंगे, और उसी लाइन को जो है वो कांग्रेस पार्टी आगे कर रही है। ऐसी एक परिस्थिति मैं यह तमाम लोगों से कहता हूं कि ये राजनीति का दौर जो है, बगल रखने के, अलग करने की जो राजनीति का जो दौर है, उसको भी हम लोग खत्म कर सकते हैं। और वो खत्म करने का एक रास्ता है कि ये जो 4 माइनॉरिटी के उम्मीदवार बंबई में खड़े हैं, ये अगर जीत जाते हैं, इनको अगर आप जिताते हो तो एक बड़ा संदेश चले जाता है, एक बड़ा संदेश यहाँ पे चले जाता है राजनीतिक दलों को कि अगर हम लोग मुसलमानों को अलग रखेंगे, अलग जैनों को अलग रखेंगे, बुद्धिस्टों को अलग रखेंगे, क्रिश्चियनों को अलग रखेंगे, तो हम लोग हारते रहेंगे। और इनको अगर हम लोग उम्मीदवारी देते रहेंगे तो शायद हम लोग जीत जाएंगे। एक नई राजनीति का पहलू हम लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि बंबई की ये जो 4 माइनॉरिटीज के उम्मीदवार है, जिसमें एक माइनॉरिटी के कैंडिडेट संतोष अमूल्य आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, आप उनके गैस सिलेंडर के सामने का बटन दबाकर आप भारी वोटों से उनको जिताएंगे, यही उम्मीद मैं करता हूं। और ये जो लहर चली है, बीजेपी को हराने की जो लहर चली है, ये 4 मतदार संघ से हटाकर बाकी के 540 सीटों में बीजेपी को हटाने की राजनीति हम लोग करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय हिंद।